हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 भूगोल की जो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर हम कर रहे हैं, प्राथमिक क्रियाएं यानी प्राइमरी एक्टिविटीज, उसके एक एक कंसेप्ट और टॉपिक वाइज वीडियो हम देख रहे हैं। उसी क्रम में आज जिस टॉपिक को हम करने वाले हैं वो है पशुचारण, जो सीधे सीधे संबंधित है हर्डिंग, एनिमल हस्बेंड्री से। यानी कैसे कृषि के साथ साथ प्राथमिक क्रियाओं में जो और एक्टिविटीज जुड़ती हैं उसमें एक पशुचारण भी महत्वपूर्ण एक्टिविटीज है। वो क्या है, कैसे है, इसको समझते हैं। उससे पहले स्टूडेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां घर बैठे आप कक्षा 6 से 12 तक के लिए सभी स्टेट बोर्ड्स और सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई बिल्कुल निःशुल्क कर सकते हैं। यानी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के, बिना कोई पैसा भरे आप घर बैठे अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ जुड़ जाइए और सभी के सभी स्टडीज, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और सारे चैप्टर्स के कंसेप्ट वीडियोस हर सब्जेक्ट के हिंदी माध्यम में आप घर बैठे पढ़ते रहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए इसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, पशुचारण। अब देखिए, जब मैं प्राथमिक क्रियाएं आपको बता रहा था और मैंने कई बार डिस्कस किया कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक क्रियाओं तक अब पूरी अर्थव्यवस्था में हो चुकी है। जो प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित क्रियाएं हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड होने वाली क्रियाएं हैं, वो प्राथमिक क्रियाएं आती हैं। उसमें पशुचारण है, उसमें हंटिंग एंड गैदरिंग है जिसको आखेट और भोजन संग्रह कहते हैं, उसमें माइनिंग है जिसमें आप खनिज निकालते हैं खेत जमीन से। इसके अलावा उसमें कृषि है। उसी क्रम में पशुचारण या हर्डिंग जो है इसकी बात आती है। इसको एग्रीकल्चर का एलाइड एक्टिविटीज भी कहते हैं कई बार। यानी कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कृषि के साथ साथ लोग ऐसा कर लेते हैं या पशुचारण करते करते थोड़ी खेती भी कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये पशुचारण भी मुख्यतः दो तरीके से पूरी दुनिया में देखा जाता है। एक तो ये देखा जाता है कि एक इसका पारंपरिक या ट्रेडिशनल तरीका है कि भाई पशु हमारे पास हैं, उसको लेकर हम घूम रहे हैं, और जिसको कहते हैं कि खाना बदोश, इसके लिए एक शब्द आता है, पेस्टोलिस्ट आता है, कि घूम घूम के अलग अलग जगह पर जहां चारा मिलेगा वहां पशुओं को लेंगे और उन पशुओं से फिर हम अपनी जरूरत की चीजें निकालते हैं। जैसे उनके चमड़े से उनके ऊन निकालते हैं, उसके बाद चमड़े निकालते हैं, उससे चीजें बनाते हैं, उनसे ऊन निकाल के बिस्तर और कपड़े बनाते हैं, दूध निकालते हैं, मीट और मांस भी उनसे निकालते हैं। एक दूसरे तरह का पशुचारण यह भी देखा जाता है कि उसका हम वाणिज्यिक इस्तेमाल करते हैं, कमर्शियल यूज करते हैं। यानी कि हम पशुओं को पालेंगे, उससे निकलने वाली जो प्रोडक्ट है वो इतनी ज्यादा मात्रा में निकलेंगी और इतने अधिक मात्रा में और बेहतरीन तरीके से हम निकालेंगे कि पूरी दुनिया में उसको हम सप्लाई कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है, ऐसा करने के लिए उसमें फिर हम वैज्ञानिक तरीके अपनाते हैं, साइंटिफिक तरीके अपनाते हैं। उनके रहने की व्यवस्था, उनके दूध निकालने की व्यवस्था, उनके जिसको कहते हैं कि बच्चे पैदा करने की व्यवस्था, सारी चीजें वैज्ञानिक तरीके से की जाती हैं। तो आइए इसी क्रम में थोड़ा सा पशुचारण को समझते हैं कि व्यक्तिगत रूप से ये क्या है और कैसे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब देखिए, अब ये इसकी शुरुआत कहां से हुई, भूमिका यहां से आती है कि जब सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, आखेट और मानी शिकार करना और भोजन संग्रह करना। तो जब मनुष्यों को ये लगा होगा कि नहीं, हम केवल घूम घूम के शिकार करके और जंगलों से कंदमूल इकट्ठा करके अपना काम नहीं चला पाएंगे, तो उन्होंने शायद पशुचारण की बात की होगी कि क्यों ना हम पशुओं को कुछ दिन अपने पास रखें और उनसे इन चीजों को निकालें। तो जब मानव ने सोचा होगा कि उसके जीवन का भरण पोषण आखेट से नहीं हो पा रहा है, तो उसने पशुपालन व्यवसाय को अपनाया। उसने विभिन्न जलवायु दशाओं में रहने वाले पशुओं को पालतू बनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हर तरह के पशु हर जगह नहीं रह पाएंगे। आ रही बात समझ में? तो आप ये सोचें कि आयरलैंड की, या आप ये सोचें नॉर्वे की या फिनलैंड की, नीदरलैंड की गायों की नस्लें भारत में रह जाएं तो बड़ा मुश्किल है। और हुआ भी था, ऐसा प्रयास भी किया गया था, गायें मरने लगी थी। तो अलग अलग जलवायु के अलग अलग जानवर हैं। अब रेगिस्तानी इलाकों के लिए ऊंट बेहतरीन है ना, लेकिन आप सोचें कि आप गायों को ले जाकर रेगिस्तान में पालने लगे बिना पानी का, तो संभव नहीं है। तो अलग अलग जलवायु के हिसाब से अलग अलग क्या होते हैं, पशु भी पाले जाते हैं। पशु मनुष्य की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। विश्व के विभिन्न भागों में विस्तृत घास के मैदान, मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र तथा टुंड्रा प्रदेश में पशुपालन और पशुचारण व्यवसाय होता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि बहुत जल्दी मैं क्योंकि हर चैप्टर में आपको ये मरुस्थल और विस्तृत घास के मैदान देखने के लिए मिल रहा है, तो एक बेहतरीन मैंने सोचा है कि कंसेप्ट आपको इस बात पर भी बताया जाएगा तो आपकी पूरी ज्योग्राफी के लिए काम आए कि विश्व के अलग अलग मैदान कहाँ हैं और अलग अलग रेगिस्तान कहाँ हैं। तो अगर आप देखें तो विभिन्न भागों में विस्तृत घास के मैदान और जो मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, जो टुंड्रा यानी ठंडे प्रदेश हैं, यहाँ पशुपालन और पशुचारण का व्यवसाय किया जाता है। इसका मतलब यह है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के पशुओं का पशुपालन किया जाता है। विश्व में पशुपालन और पशुचारण व्यवसाय उन्हीं क्षेत्रों में किया जाता है जहां जनसंख्या कम पाई जाती है तथा वर्षा की अपर्याप्तता के कारण कृषि नहीं की जा सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बात ध्यान रखिएगा। जहां पर लोग कम हैं, यानी कि थोड़ी बहुत डेयरी प्रोडक्ट या थोड़ी बहुत जानवरों से मिलने वाले प्रोडक्ट से काम चलाया जा सकता है,
ऐसी जगहों पर और जहां पर कृषि करना ही संभव नहीं है वहां पशुचारण ज्यादा किया जाता है। वर्तमान में पशुपालन और पशुचारण व्यवसाय संसार के निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जाता है। कहां? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के अंतर्गत अफ्रीका के सवाना प्रदेश, यानी बीच का जो अफ्रीका है वहां का जो सवाना इलाका है, दक्षिण अमेरिका के लानोज और कंपास के प्रदेश, ये वो क्षेत्र हैं जहां पर घास अच्छे से मिल जाती है, चरने के लिए जगह मिल जाती है। तो दक्षिण अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है जहां पर ब्राजील, बोलीविया, उरुग्वे पर आगे अर्जेंटीना जैसे देश हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के अंतर्गत यूरेशिया के स्टेपी, जहां पर बहुत ठंडा जगह है, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, दक्षिण अमेरिका के पंपास और दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड और ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स, ये वो जगह है जहां पर ये पशुचारण की व्यवस्था देखी जाती है। इन चीजों को आप नोट कर सकते हैं। उसके अलावा अर्ध मरुस्थलीय प्रदेशों के ब्रुसलैंड, जो आधे मरुस्थल जैसे प्रदेश है वहां पे जो ब्रुसलैंड घास जैसी चीजें दिखाई देती हैं। टुंड्रा प्रदेश में रेंडियर और कैरिवो पाले जाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो टुंड्रा वो ठंडे जगह है जहां पर रेंडियर, ये अलग अलग जानवर हैं जो अलग अलग जगहों पाले जा रहे हैं, आप देख लीजिए। पर्वतीय प्रदेश में भेड़ और याक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके जो ठंडा और देखिए एक चीज और समझिए ना, प्राकृतिक तरीके से उनको बनाया गया। भेड़ों के बहुत बड़े बड़े बाल निकलते हैं, मोटे मोटे बाल निकलते हैं, क्यों? ताकि ठंडे जगहों से बच सके, गर्म रह सके। तो याक और भेड़ वहां पे जाता है, याक से वहां पर लोग आते जाते भी हैं। पशुओं से मांस, दूध, ऊन, खाल और अन्य प्रकार की वस्तुओं से प्राप्त किया जा सकता है। तो पशु पालन व्यवसाय को निम्न वर्गों में बांटा गया है। अब देखिए, ये मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि ये तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के पशु पाले जा रहे हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरा पशुपालन जो व्यवसाय है ये दो भाग में बांटा गया है। एक चलवासी पशुचारण है जो एक जगह टिकते नहीं है, जिसकी बात मैं पारंपरिक रूप से कर रहा था, है ना। और दूसरा है व्यापारिक पशुपालन जो कमर्शियल है, जो हर तरह से वैज्ञानिक तरीकों को अपना के एक जगह व्यवस्था बनाकर और स्थिर तरीके से वो पशुपालन करते हैं। तो आइए थोड़ा सा इनके बारे में भी देखते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत बार पूछा जाता है। पशुचालन चलवासी जो होते हैं उनको कहते हैं नोमैडिक हर्डिंग, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। चलवासी पशुपालन का व्यवसाय चलवासी चरवाहों द्वारा किया जाता है। चलवासी चरवाहों की जीवन पद्धति उनके पशुओं से घनिष्ठ संबंध होता है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। उनका और पशुओं का आपस में बहुत ही एक पर्सनल संबंध होता है। कोई कमर्शियल नहीं है कि आप एक जगह पड़े हुए हैं और आपसे हम चीजें ले रहे हैं, आपको खिला रहे हैं, नहीं। दोस्ताना व्यवहार होता है, उनके साथ वो पालतू की तरह रहते हैं और जहां जहां वो जाते हैं चलवासी एक जगह दूसरे जगह उनके साथ पशु जाते रहते हैं। वे अपने पशुओं को प्राकृतिक चारागाहों पर चराते हैं और उनसे अपने लिए भोजन, वस्त्र और आवास की सुविधाएं लेते हैं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। तो ये जो पशु होते हैं वो इनके लिए सारी जरूरतें पूरा करते हैं और इन पशुओं को वो प्राकृतिक जगहों पर ले जाते हैं जहां पर उस तरह की घास पाई जाती है, जहां पर उनके चरने के लिए पर्याप्त जगह हो, पीने के लिए पानी भी मिल जाए। जब एक स्थान पर पशु चारा समाप्त हो जाता है तो दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, यानी वो क्या करते हैं, मोबाइल होते हैं, मूविंग होते हैं, है ना। एक तरह से आप कह सकते हैं कि पेस्टोलिज्म जैसी जिंदगी रहती है, वो अस्थिर रहते हैं, एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाते रहते हैं और ये पारंपरिक तरीका है। कम घास वाले क्षेत्र में भेड़ बकरियां, अच्छे चारागाहों पर गाय, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में घोड़े, गधे और मरुस्थल भागों में ऊंट, टुंडा प्रदेश में रेंडियर और उच्च पठारी भागों में याक पाले जाते हैं। देख लीजिए, ये एग्जांपल आप नोट कर लीजिए, कौन से क्षेत्रों में अलग अलग चीजें पाई जाती हैं। तो सॉरी, जहां कम घास होगी वहां पर भेड़ बकरियां मिलेंगी, अच्छे घास अगर हो जाएगी तो गाय, अर्ध शुष्क में घोड़े और गधे, मरुस्थल यानी जहां कर बिल्कुल डिजर्ट वाला एरिया रहेगा वहां पर आपको ऊंट मिल जाएगा, टुंड्रा प्रदेश जो ठंडे हो गए रेंडियर, और जो उच्च पठारी भागों का याक पाले जाते हैं, ठीक है। तो गूगल में सर्च करके सभी के बारे में जरूर आप पता करिए, सबके इमेजेस देखिए, ये आपकी एक्टिविटी होगी, ठीक है। अब पशुचारण और पशुपालन, अब अगर आप थोड़ा सा एक तरह से अगर इंपॉर्टेंट रूप से कमर्शियल अगर आप देखें तो दो वर्ग जो हमने बताए हैं, चलवासी पशुचारण और व्यापारिक पशुचारण में, उसमें चलवासी पशुचारण पूर्वी अफ्रीका के तटीय भाग, सऊदी अरब, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, चीन और मंगोलिया के शुष्क भाग में, यूरेशिया के टुंड्रा के सीमांत प्रदेश, पश्चिमी यूरोप में नॉर्वे और स्वीडन, दक्षिणी अफ्रीकी और मालवासी में होता है। ये देखिए, क्योंकि आप विश्व भूगोल पढ़ रहे हैं तो विश्व भूगोल में जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपको देखना पड़ेगा। जिस चलवासी पशुचारण की हम बात कर रहे हैं जो एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते हैं, तो अगर आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट देखें तो पूर्वी अफ्रीका के तटीय भाग है, सोमालिया वगैरह वाले इलाके उसमें रह जाते हैं। सऊदी अरब, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, ये जो रेगिस्तानी इलाके हैं उसमें ऊंट बहुत आपको दिखाई देंगे, है ना। चीन और मंगोलिया के शुष्क भागों में, यूरेशिया के टुंड्रा और सीमांत प्रदेश, पश्चिमी यूरोप के नॉर्वे और स्वीडन, यानी आप ध्यान से अगर देखें तो वो इलाके जहां या तो बहुत गर्मी होगी या बहुत ठंडा जगह है, जहां पे कृषि कम हो पाएगी, या पशु केवल प्राकृतिक घास पर निर्भर करते हैं। चलवासी वाले में ध्यान रखिएगा, केवल प्राकृतिक घास।
कहीं कहीं तो इनका प्रवास मौसमी होता है, जिसे ऋतु प्रवास कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं क्या होता है कि एक ऋतु में एक जगह वो रहेंगे। आप देखते होंगे कई बार, आप देखिए कि जब बहुत थोड़ी गर्मी का मौसम आता है, माफ करिए, जब ठंडी का आपके यहाँ मौसम होता है, तो पहाड़ों में बहुत ठंड जब पड़ती है तो भेड़ ओड़ को लेकर लोग थोड़ा सा गर्म प्रदेशों में इधर तब चले जाते हैं। एक ऋतु में एक जगह रहेंगे। कभी कभी आप देखेंगे ऊंट आपके शहरों में आ जाते हैं। तो ऋतुओं के हिसाब से वो थोड़ा जगह बदलते रहते हैं। भारत में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में चरवाहे ग्रीष्म ऋतु में पहाड़ों की ओर और शीत ऋतु में मैदानों की ओर आ जाते हैं। अभी मैंने एग्जांपल दिया। जब वहां भी ठंड पड़ेगी तो मैदान के इलाके में लोग चले जाते हैं कि बहुत ठंडी है। फिर जब वहां गर्मी का सीजन आता है तो वो उधर पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। कुल मिला के वो चलते रहते हैं, एक जगह पे स्थिर नहीं रहते। आज के वैज्ञानिक युग में चलवासी चरवाहों के जीवन में काफी परिवर्तन हो गया है। ठीक है, ये दुनिया का कॉन्टिनेंट से आप देख सकते हैं। जैसे हम पूर्वी अफ्रीका की बात कर रहे थे, है ना, दक्षिण अमेरिका वाले कॉन्टिनेंट की बात कर रहे थे, यूरेशिया वाले बात कर रहे थे, तो ये सारे यहाँ पे रहे हुए हैं। अब यह चलवासी पशुचारण के स्थान पर व्यापारिक पशुचारण, जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के पशुचारक, देखिए ये उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा व्यापारिक पशुचारण हो रहा है। कुछ स्थायी कृषक जैसे खिरगिज, कजाक आदि हो गए, ये वो जगह है और वो लोग भी हैं जो इनको पालते हैं। और धीरे धीरे जो पशुचारण का, चलवासी पशुचारण, जो पारंपरिक तरीके से पशुचारण की जो व्यवस्था थी, वो धीरे धीरे अब व्यापारिक होती जा रही है। पहले वो केवल अपने इस्तेमाल के लिए करते थे, अब धीरे धीरे कमर्शियल होते जा रहे हैं और कमर्शियल तरीके से पशुचारण करके अपने लिए उठा रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। इसकी चर्चा अगर करें तो व्यापारिक या वाणिज्यिक पशुपालन क्या है, कमर्शियल एनिमल रियरिंग क्या है। इसका सीधे मतलब यह है कि जब आप जानवरों का पालन पोषण वाणिज्यिक लाभ के लिए करते हैं, कॉमर्शियल बेनिफिट के लिए करते हैं। व्यापारिक पशुपालन का प्रचलन बहुत पहले से हो रहा है। अब दूध, मक्खन, मांस, ऊन तथा खाल जैसे पशु उत्पादों की मांग बहुत बढ़ गई है और जब बहुत बढ़ गई तो इसको पूरा करने के लिए लोगों ने क्या किया, लोगों ने कमर्शियल यूज कर दिया। आप देखिए कि आपके आसपास भी अमूल का पैक दूध आपको मिल जाता है, घी, मक्खन मिल जाता है, दही मिल जाती है। आखिर कोई अगल बगल कोई गाय भैंस तो रख नहीं रहा है, कहां से आ रहा है? तो ये कमर्शियल एनिमल हस्बेंड्री हो रही है। इस मांग की पूर्ति के लिए पशुओं को विस्तृत घास भूमि पर आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार पाला जाता है। घास की खेती की जाएगी, उनको चराया जाएगा, उनको खाने के लिए पशु आहार बाहर से मंगाए जाएंगे। इन्हें एक निश्चित स्थान पर बाड़ों में रखा जाता है। देखिए जैसे ये बाड़े बने हुए हैं, है ना, ये अलग अलग, जैसे पिग फार्मिंग के दिखा रहा है, अलग अलग इसमें बने हुए छोटे छोटे फ्रेम, उन्हीं बाड़ों में रखा जाएगा और समय समय पर उनको निकाला जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर इन उत्पादों को बेचा जाता है। फिर आप देखेंगे, अगर आप यूट्यूब पर वीडियोस देखें, अगर आपने कभी देखे होंगे, जैसे गाय का पालन होता है, गाय की डेयरी बनती है, तो बिल्कुल लाइन में वो गायें रखी जाएंगी, एक साथ मशीनों से उनका दूध निकाला जाएगा, एक साथ नहला के फिर उनको आगे कंपार्टमेंट में डाला जाएगा, उनकी सफाई होगी। तो पूरा वैज्ञानिक तरीका अब डेयरी फार्मिंग का हो गया है और ये डेयरी इंडस्ट्रीज पूरी दुनिया में फैलती जा रही हैं। ऑस्ट्रेलिया में, नीदरलैंड्स में, भारत में भी, अफ्रीका के कॉन्टिनेंट्स में कई जगह ये बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। अगर आप दुनिया में देखें तो अब ये देखिए, एक ये मैंने मैप रखा था चलवासी पशुचारण वाला, यानी जहां पर एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम के लोग कर रहे हैं पशुचारण। तो आप ये देखिए, अफ्रीका का वो सवाना वाला इलाका ब्लैक में आप देख रहे होंगे, है ना, ये मिडिल ईस्ट वाला इलाका, एशिया का ये यूरेशिया वाला भाग, और ये ठंडे वाले जो प्रदेश हैं। ठीक, इसके अलावा ये थोड़ा सा अफ्रीका का यहाँ बोत्सवाना से पहले वाला हिस्सा। ठीक, तो आप ये जो ब्लैक में जगह देख रहे हैं, ये चलवासी पशुचारण के उदाहरण हैं। ध्यान रखिए, मैप मैंने लास्ट में इंक्लूड किया है। चलवासी पशुचारण अगर आप देखें तो आपको ये ब्लैक एरिया जो है दुनिया भर में, ये वहां पर दिखाई देंगे। तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूप से आपके काम आएंगे। आते हैं फिर से व्यापारिक पशुपालन में। तो व्यापारिक पशुपालन विश्व के निम्न भागों में किया जाता है। कहां? उत्तरी अमेरिका का प्रेयरी क्षेत्र, जो उत्तर से दक्षिण की ओर पश्चिमी कनाडा, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको तक है। अगर आप उस प्रेयरी को देखें तो इन पश्चिमी भाग, ये पश्चिमी भाग में ही आपको दिखाई देगा। ठीक है, पूर्वी भाग में नहीं। तो वहां पर क्या होता है, कमर्शियल फार्मिंग की जाती है। ठीक, ब्राजील का पठारी भाग और अर्जेंटीना का पंपास घास स्थल इस इलाके में। ठीक है, ब्राजील अर्जेंटीना वाला ये थोड़ा सा इलाका, ये पंपास वाले इलाके आपको दिखाई देंगे। कमर्शियल वाला बता रहा हूं मैं। ठीक, वेनेजुएला का लानोस, वेनेजुएला भी दक्षिण अमेरिका में ही है। दक्षिण अफ्रीका का वेल्ड स्थल, ठीक, ये दक्षिण अफ्रीका का यहाँ पे ये ठीक है, वेल्ड के मैदान कहे जाते हैं, घास के मैदान। ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ, व्यापारिक है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का शीतोष्ण घास स्थल, कैस्पियन सागर के पूर्व में लाल सागर का उत्तरी भाग। विश्व के अधिकांश व्यापारिक पशुपालन क्षेत्रों में गाय और बैल अधिक पाए जाते हैं और यहाँ पर इस इलाके में व्यापारिक पशुपालन किया जाता है। इसके अलावा यूरोप के नीदरलैंड्स वगैरह में भी, ये देख लीजिए आप, वाणिज्यिक में ध्यान से देख लीजिए। एशिया का ये थोड़ा सा भाग, दक्षिण अफ्रीका का ये नीचे वाला भाग, ये दक्षिण अमेरिका का ये भाग देखिए, देख रहे हैं आप, ये ब्राजील वगैरह के इलाके इसमें काफी आते हैं। उत्तरी ये पश्चिमी अमेरिका जो है, यानी कनाडा का पश्चिमी भाग, अमेरिका का पश्चिमी भाग, मैक्सिको का थोड़ा सा पश्चिमी भाग। ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत ज्यादा और न्यूजीलैंड में ये पाया जाता है।
ठीक, तो ये वो इलाके हैं जहां पर व्यापारिक रूप से पशुपालन किया जाता है। भारत में भी किया जाता है, पर भारत में क्या है ना कि ज्यादातर वो खपत खुद के लिए हो जाती है, वाणिज्यिक बहुत हो नहीं पाता, डिमांड बहुत ज्यादा है। लेकिन वो दुनिया के ये इलाके हैं जहां पर वाणिज्यिक रूप से पशुचारण किया जाता है। इंपॉर्टेंट मैप है, इसको भी ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। और 2-3 पॉइंट्स आप ध्यान रखें कि जहां ये पशुचारण किया जाएगा वहां पर क्या होगा, कृषि उतनी आसान नहीं होगी, वहां पे बारिश या वर्षा या जल इतना नहीं होगा, मट्टी वहां की इस तरह नहीं होगी बहुत खेती करें, तो लोग अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए और कभी कभी दुनिया भर की सप्लाई को भी पूरा करने के लिए पशुचारण करते हैं, और फिर उसका व्यापारिक इस्तेमाल होने लगा और उसका कमर्शलाइजेशन हो गया। व्यापारिक पशुपालन के लिए अति आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी क्या होगा, टेक्नोलॉजी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप चलवासी पशु वाले में देखें, चलवासी पशु और इसमें अंतर यही होगा कि वहां पर टेक्नोलॉजी या तकनीक या प्रौद्योगिकी का कोई रोल नहीं है, लेकिन कमर्शियल वाले में है। ठीक, पशुओं के प्रजनन यानी कैसे उनके अलग बच्चे होंगे, नस्ल सुधार, पशु रोगों की रोकथाम, बीमार पशुओं का इलाज, ये सब इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। कहां, अगर व्यापारिक पशुचारण होगा तो। पशुओं को बड़े बड़े बाड़ों में रखा जाता है, ये बाड़े सैकड़ों वर्ग किलोमीटर में होते हैं, इन्हें रेंच या एस्टेशिया कहते हैं। बाड़ों को कटेदार तारों से लॉक कर दिया जाता है, ठीक है, उनको कई पार्ट में बारी बारी से खोला जाता है चराई के लिए और पार्ट में बटे होते हैं। तो एक आप कह सकते हैं कि बहुत ही प्लान्ड वे में उनको रखने का प्रयास किया जाता है, और उससे फिर क्या होता है, शुद्धता का ध्यान रखते हुए उसमें डेयरी प्रोडक्ट्स उससे निकाले जाते हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण आपको जानकारी देनी थी पशुचारण के बारे में, जो प्राथमिक क्रियाओं का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। प्राइमरी एक्टिविटीज का जो आप सेगमेंट देखते हैं उसमें हंटिंग एंड गैदरिंग के बाद सब, यानी कि आखेट और पशु भोजन संग्रह के बाद जो महत्वपूर्ण बात आती है वो आती है किसकी, पशुचारण की। इसके बाद हम कृषि की बात भी करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में मुझे इसी से संबंधित आपको कंसेप्ट बताने थे। इसके कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी है कि मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट भी है, ये सारी निःशुल्क पढ़ाई आप वेबसाइट पे भी जाके कर सकते हैं। www.magnetbrains.com पे जाइए, सीबीएसई हिंदी मीडियम सेलेक्ट करिए, यहाँ आप क्लास 12 सेलेक्ट करिए और यहाँ आप मेरे साथ इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र सारी पढ़ाई कर सकते हैं। आप गणित की भी पढ़ाई और बाकी सब्जेक्ट्स की भी पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको सारी चीजें डिटेल में मिल जाएंगी, जैसे सीबीएसई और एनसीईआरटी पर बेस्ड पूरा कंप्लीट सेक्शन आपको मिल जाएगा, पूरा सिलेबस का ओवरव्यू, हर चैप्टर का 1 शॉट रिवीजन और टॉपिक वाइज वीडियोस आपको मिल जाएंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और एमसीक्यूज मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें मैं फिर बता रहा हूं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगी। और सबसे बड़ा फायदा वेबसाइट पर पढ़ने का ही होता है स्टूडेंट्स कि आप बार बार भटकेंगे नहीं, एक साथ सीक्वेंस से सारे चैप्टर्स को कवर कर सकते हैं। तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के वेबसाइट, हिंदी के नाम से नहीं, magnetbrains.com पर आप जाकर पढ़ सकते हैं। और बाकी मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी का जो यूट्यूब चैनल है यहाँ पर आप इससे जुड़े रहिए और बेहतर से बेहतर अपनी पढ़ाई बिल्कुल निःशुल्क करते रहिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी कक्षा 6 से 12 तक की बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा आपको देता है। कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को और मजबूत बना सकते हैं। बस छोटा सा काम करना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपके लिए और इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियोस लेकर आते रहें और आपकी पढ़ाई और बेहतर बनाते रहें। तो मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट वीडियोस में, अगले टॉपिक वीडियोस में। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।